हेलो एवरीवन। क्लास 10 विषय हिंदी पाठ संख्या 3। डियर स्टूडेंट, कृतिका बुक का चैप्टर नंबर 3 साना साना हाथ जोड़े। ओके, इसका आज 3rd पार्ट में पढ़ा रही हूँ। अब तक हमने जो पढ़ा, पूर्व क्लास में हमने क्या पढ़ा था, लेखिका जो है मधु कांकरिया वो युमथांग के मार्ग के दृश्य का वर्णन कर रही है। युमथांग के रास्ते में लेखिका को धूप और लेखिका को वहाँ पे धूपी और पाइन के वृक्ष दिखे। ठीक है, एक स्थान पर सैकड़ों लेखिका ने क्या देखी, बौद्ध पताकाएं लहरा रही थी सफ़ेद रंग की। अब लेखिका ने अपने ड्राइवर नार्गे से पूछा ये सब क्या है, तो उन्हें बताया गया कि यहाँ जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए सफ़ेद पताकाएं लगाई जाती हैं। फिर लेखिका ने रंगीन पताकाएं भी देखी, तो रंगीन पताकाओं के बारे में बताया गया कि जब कोई व्यक्ति किसी शुभ कार्य को करता है तो उसे करने से पहले वो यहाँ पे रंगीन पताकाएं लगाता है। तो लेखिका के मन में ये बात आई कि ये पताकाएं फिर हटानी कब होती हैं, तो नार्गे ने उन्हें बताया कि इन्हें हटानी नहीं पड़ती, ये स्वतः ही धीरे धीरे अपने आप ही हटती चली जाती हैं। ठीक है, फिर लेखिका ने आगे मार्ग में, देखिए लेखिका ने आगे बढ़ने पर कवि लॉन्गस्टोक नामक स्थान आया। कौन सा स्थान आया? कवि लॉन्गस्टोक। लेखिका को बताया गया कि सिक्किम की जो लेप्चा और भूटिया जातियों के बीच यहीं पर, ठीक है, यहीं पर शांति वार्ता का प्रारंभ हुआ था। मार्ग में एक कुटिया में एक घूमता हुआ चक्र दिखाई दिया। कहाँ पर? कवि लॉन्गस्टोक के मार्ग में लेखिका को अब एक घूमता हुआ चक्र दिखाई दिया। अब उसके मन में ये जिज्ञासा हुई, तो नार्गे ने बताया कि ये एक धर्म चक्र है। ठीक है, ये चक्र को हाथ लगाने से, अर्थात इस चक्र को हाथ लगाने से, इसे हिलाने से, ठीक है, क्या बताया कि इस चक्र को हिलाने से सारे पाप धोने वाला, यह माना जाता है कि ये चक्र सारे पापों को धोने वाला है। फिर लेखिका ने अनुभव किया कि सारे सिक्किम के लोगों की मान्यताएं, विश्वास, पाप पुण्य संबंधी विचार और कल्पनाएं एक जैसी ही हैं। देखिए, उन्हीं रास्ते पर उन्होंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता हुआ एक चक्र, और उसने पूछा नार्गे ये क्या है? नार्गे ने बताया कि मैडम यह एक प्रेयर व्हील है, अर्थात प्रार्थना करने का चक्र है। इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या? चाहे मैदान हो। अब लेखिका को बड़ी हैरानी हुई कि चाहे मैदान हो, चाहे पहाड़ी लोग हों, ठीक है, चाहे वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद भी, चाहे हमारे साइंस ने कितनी तरक्की कर ली, उसके बावजूद भी इस देश की आत्मा एक जैसी है। लोगों की आस्थाएं, लोगों के विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी ही हैं। ठीक है, रफ्ता रफ्ता, अब आगे देखिए बेटा, रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। अब आज यहाँ से देखिए बाजा, अब देखिए लेखिका आगे और ऊंचाई की ओर, लेखिका की जीभ धीरे धीरे ऊंचाई की ओर बढ़ रही थी। ठीक है, अब मार्ग में चलते हुए स्वेटर बुनने वाली युवतियाँ और भारी वजन ढोते नेपालियों के बजाय नीचे घाटियों में वृक्षों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। लेखिका क्या देख रही थी? रफ्ता रफ्ता, रफ्ता रफ्ता, रफ्ता रफ्ता, धीरे धीरे। ठीक है, लेखिका ने क्या देखा? धीरे धीरे ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग, बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बोने से दिखने वाले बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। अब इतनी ज़्यादा ऊंचाई से नीचे देखेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि सब चीज़ें छोटी छोटी दिखाई देंगी,
हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं वरना अपने विराट रूप में एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थयात्रियों का काम्य हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय। लेखिका क्या कह रही है? लेखिका हिमालय के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रही है कि जो हिमालय है वो पल पल परिवर्तित होता सौंदर्य कितना मन भावक है। दर्शक, यात्रियों और तीर्थयात्रियों का हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय कितना सुंदर है। और देखते देखते रास्ते वीरान, सकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे। देखिए, पहाड़ी इलाके जो भी होते हैं बेटा, वो ऐसे बार बार उनमें घुमावदार होते हैं। ठीक है, बार घूमते हुए रास्ते होते हैं, घाटियाँ जो होती हैं वो घुमावदार लगने लगे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। घटाएं गहराती पाताल नापने लगी। वादियाँ चौड़ी होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने सकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते हुए लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते जा रहे हैं। अब लेखिका ने देखो उस मार्ग के बारे में बताया कि कैसे ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, घाटियाँ, लदे हुए वृक्ष, ऐसा लग रहा था कि हम किसी संकरे कच्चे पक्के रास्ते से गुजरते हुए लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली गुफा के बीच में से हिचकोले खाते हुए जा रहे हैं। ठीक है, इसी बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। देखिए, लेखिका क्या कह रही है कि हम सब मित्र मिलकर गाना गाने लगे उस सुहानी हिमालय के उस सौंदर्य को देखकर, इतनी सुंदरता को देखकर, इतने सौंदर्य दृश्य को देखकर हम सब मिलकर आपस में गाना गाने लगे, सुहाना सफ़र और सुहाना मौसम ये हंसी। पर मैं मौन थी। लेखिका कह रही मैं मौन थी। मौन मतलब चुप, किसी ऋषि की तरह शांत। मैं चुप थी और शांत थी। मैं चाहती थी कि हम इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीभ की खिड़की से मुंडकी मतलब सिर। लेखिका क्या कह रही है कि हम सब प्रार्थना करने लगे। ठीक है, क्या प्रार्थना करने लगे कि लेखिका कह रही है कि मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को, इस सारे सौंदर्य को अपनी आँखों में सहेज लूं। ठीक है, जीप सहेज लेना चाहती थी, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा। लेखिका कह रही है पर मेरे अंदर, मेरे हृदय में कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा। अर्थात जीप की खिड़की से जब मैंने मुंडकी बाहर करके, सिर बाहर करके निकाला, तो कभी कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जल प्रतापों को, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला कर बहती चांदी की तरह कोन मारती बनी तनी तिस्ता नदी को। सिल्लीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह तिस्ता नदी, पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी है। मैं रोमांचित था, पुलकित थी, चिड़ियों के पंखों की तरह हल्की थी। लेखिका क्या कह रही है कि मैंने क्या देखा? लेखिका क्या कह रही है कि जब लेखिका ने जीप धीरे धीरे ऊंचाई की ओर बढ़ी और उस मार्ग पर चलते हुए स्वेटर बुनने वाली युवतियों और भारी वजन ढोती नेपालियों के बजाय नीचे घाटियों के वृक्षों के बीच बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय का वह विराट रूप सामने आ रहा था जिसे दर्शक और
तीर्थयात्री सदा के लिए देखने के लिए लालायित थे। अब रास्ते के सकरे और घुमावदार होने लगे, घटाएं नीचे छूटती गई और चौड़ी चौड़ी वादियां सामने आने लगी। भीमकाय पर्वतों और वादियों के बीच चलते हुए लेखिका को लग रहा था कि मानो हम किसी हरियाली गुफा के बीच जा रहे हैं। उन दृश्यों से उल्लासित अन्य यात्री गा रहे थे। लेखिका का मन एक ऋषि की तरह शांत था। वह जीप से बाहर मुंह करके दूध की धार जैसे झरने की चांदी की तरह चमकती तिस्ता नदी को निहार रही थी। जीप सहसा सेवन सिस्टर्स वाटरफॉलो नामक झरने के पास रुक गई। सभी यात्री इस अद्भुत दृश्य को देखकर हैरान हुए। लेखिका जीप से उतरकर एक भारी शिला पर बैठी। झरने की संगीतमय ध्वनि उसके भीतर संगीत जगाने लगी। उसने झरने के पानी में पैर डुबोए और उसके मन में कविता जाग उठी। झरने की निरंतरता देख उसे लगने लगा कि वह भी स्थान और समय के बंधन से मुक्त होकर जलधारा के समान बह जा रही है। इसका मन निर्मल हो जाता है। ठीक है, मेरे नगपति, मेरे विशाल, मेरे हिमालय को सलामी देना चाहिए। तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फैन, उगलता झरना, उसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। ठीक है, फ्लैश चमकने लगे। सभी लोग सैलानियों के इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशहूर थे। लेखिका क्या कह रही है कि सब व्यक्ति इस सौंदर्य को अपने अपने कैमरों में कैद करना चाह रहे थे, कैमरे में कैद करके रखना चाह रहे थे उस सौंदर्य को। ठीक है, सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल, फ्लैश चमकने लगे। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों को अपने लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठे झरने के संगीत के साथ साथ आत्मा का संगीत भी सुनने लगी। थोड़ी देर बाद मैं बहती हुई जलधारा में पाँव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। मन काव्यात्मक उठा और सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। मेरे मन में इच्छा हुई काव्य रचना करने की। तो बेटा देखिए, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। अब तक हमने क्या पढ़ा? लेखिका ने गैंगटोक की एक मोहक रात का वर्णन किया कि गैंगटोक शहर मेहनतकश बादशाहों का शहर है, कितना सुंदर शहर है। ठीक है, गंगटोक का सुंदर प्रातःकाल, लेखिका ने वहाँ के प्रातःकाल का भी वर्णन किया कि वहाँ की सुबह कितनी सुंदर है। फिर लेखिका ने युमथांग के मार्ग के दृश्य के बारे में बताया कि युमथांग के रास्ते पर वृक्ष हैं, उस रास्ते पे पताकाएं फहरा रही हैं। फिर एक व्हील चक्र के बारे में पूछा, पता चला कि ये वो चक्र है जिससे घुमाने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर लेखिका और ऊंचाई पर गई और लेखिका ने वहाँ पर देखी, वहाँ के दृश्यों को जो देखा, उन सभी दृश्यों को लेखिका की इच्छा हुई कि वो इन्हें अपने कैमरे में कैद कर ले। ठीक है, तो बेटा आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। ओके बेटा, कोई भी डाउट हो आप अपने डाउट ज़रूर क्लियर किया करो। ठीक है, और जो भी वीडियो आती है उसे आप ईमानदारी से सुनो, समझो, पढ़ो। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।